वंदे मातरम कर्मचारी साथियों और आम नागरिकों। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान सहित कुछ राज्यों में अभी चुनाव होने जा रहे हैं और जिसके लिए चुनाव की घोषणा है वो बहुत जल्दी यानी 1-2 दिन में होने वाली है। और चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। आदर्श आचार संहिता या MCC यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होती है, किन किन बातों का इसमें ध्यान रखना है, कर्मचारियों के लिए क्या क्या चीज़ें जो ध्यान रखने योग्य है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आदर्श आचार संहिता क्या है। तो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता मानदंडों का एक समूह है, यानी कुछ नियमों का समूह है जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किया गया है और जिन्होंने उक्त संहिता में सन्निहित सिद्धांतों का पालन करने के लिए सहमति दी है और उन्हें इसका सम्मान करने और पालन करने के लिए बाध्य भी किया गया है। यानी कि जो भी राजनीतिक दल वगैरह या उम्मीदवार है उनको इसका निश्चित रूप से पालन करना पड़ता है और अगर पालन नहीं करते हैं तो आदर्श संहिता के उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ में कार्रवाई भी की जाती है और कई बार इनका जो भी उम्मीदवारी है वो रद्द भी की जा सकती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है MCC या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आदर्श आचार संहिता। अब दूसरा जो प्रश्न है कि MCC यानी आदर्श आचार संहिता में के मामले में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है। तो चुनाव आयोग संसद और राज्य के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में केंद्र और राज्यों में सत्ताधारी दलों, जो भी पार्टियां हैं वो रूलिंग पार्टीज है या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों सहित सत्ता में जितने भी राजनीतिक दल है उनके द्वारा इसका पालन सुनिश्चित करता है। चुनाव आयोग ये निगरानी रखता है कि कोई भी राजनीतिक दल इसका उल्लंघन नहीं करे, कोई भी उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करे और अगर करता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि चुनावी अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण जैसे प्रतिरूपण, मतदाताओं को रिश्वत देना, प्रलोभन देना, मतदाताओं को डराना धमकाना हर तरह से रोका जाए। यानी ये आदर्श आचार संहिता के अंदर ही आते हैं और उल्लंघन के मामले में उचित उपाय किए जाते हैं, यानी चुनाव आयोग द्वारा कठोर कार्रवाई की जाती है। अगला है आदर्श आचार संहिता किस तारीख से लागू होती है और किस तारीख तक रहती है। तो जैसे मैंने शुरुआत में बता दिया, आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से ही लागू हो जाती है और जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, यानी मतगणना के बाद में जब रिजल्ट घोषित हो जाता है तब तक ये चुनाव आदर्श आचार संहिता है वो लागू रहती है। अगला पॉइंट है कि आम चुनाव और उपचुनाव के दौरान संहिता की प्रयोज्यता क्या है। तो लोकसभा के आम चुनाव के दौरान कोड पूरे देश में लागू होता है, यानी कि जैसे लोकसभा के चुनाव होंगे तो पूरे देश में एक साथ होते हैं, तो जहाँ जहाँ चुनाव की घोषणा होती है वहाँ उसी दिन से आदर्श आचार संहिता है वो लागू हो जाती है। इसके अलावा विधानसभा चुनावों में, विधानसभा में जिस राज्य में चुनाव होगा उस पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता है वो लागू हो जाती है, यानी विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के तुरंत बाद ही या उसी दिन से। इसके अलावा उपचुनाव के दौरान, यानी मान लो किसी असेंबली में या लोकसभा क्षेत्र में बाईपोल होते हैं यानी उपचुनाव होते हैं, यानी किसी कैंडिडेट की मृत्यु या किसी भी कारण से अगर सीट रिक्त हो जाती है और चुनाव में 6 महीने से ज़्यादा का समय अगर रहता है तो उपचुनाव करवाए जाते हैं। तो इसके लिए यदि निर्वाचन क्षेत्र की राज्य की राजधानी या महानगरीय नगरों या नगर निगम शामिल है तो कोड संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में लागू होता है। अन्य सभी मामलों में MCC को उपचुनाव यानी इलेक्शन किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र को कवर करने वाले पूरे जिलों में भी लागू किया जाएगा, यानी जहाँ भी उपचुनाव होता है उस क्षेत्र में लागू किया जाएगा। अब है आदर्श संहिता, जो आदर्श आचार संहिता है कि मुख्य विशेषताएं क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषता ये है कि ये निर्धारित करती है कि राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या सत्ता में बैठे दलों को चुनाव की प्रक्रिया के दौरान खुद को कैसे आचरण करना चाहिए, यानी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, डूज और डोंट डूज वाले जो काम है, यानी कि जैसे चुनाव प्रचार के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन लिमिटेशन का पालन करना चाहिए, सभाओं और जुलूस का जो भी आयोजन करते हैं तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे जो भी प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना या भड़काऊ भाषण नहीं देना या अन्य कोई भी इस तरह की जो भी घटनाएं है वो आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत आती है। इसके अलावा मतदान के दिन की गतिविधियों और कामकाज के दौरान उनके सामान्य आचरण जो भी है वो आदर्श आचार संहिता के अनुसार हो। अगला है कि क्या कोई मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रसार के साथ जोड़ सकता है। तो आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रसार के साथ में नहीं जोड़ा जा सकता, अगर जोड़ा जाता है तो वो आदर्श संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा क्या चुनाव प्रचार कार्य के लिए सरकारी परिवहन का उपयोग किया जा सकता है। तो कोई भी उम्मीदवार या पार्टी अपने हित के लिए या चुनाव प्रसार के लिए जो भी आधिकारिक जो हवाई जहाज या वाहन या कोई भी है वो प्रयोग में नहीं ले सकता, यानी जो सरकारी वाहन का प्रयोग है वो किसी भी चुनाव कार्य में प्रचार के लिए नहीं लिया जा सकता।
वो सिर्फ सरकार द्वारा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान लिया जा सकता है, लेकिन किसी पार्टी या उम्मीदवार द्वारा निजी उपयोग में नहीं लिया जा सकता, खास करके चुनाव प्रचार में। अगला प्रश्न है कि क्या सरकार निर्वाचन कार्य से संबंधित पदाधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापना कर सकती है? तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव की घोषणा के बाद में, यानी जब आचार संहिता लागू हो जाती है, तो उस समय जो भी कर्मचारियों के स्थानांतरण, ट्रांसफर वगैरह है, उस पर क्या होता है, तो चुनाव के संचालन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, उनके स्थानांतरण या पदस्थापन पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। यानी इसीलिए जो भी ट्रांसफर वगैरह होते हैं वो चुनाव से पहले विभिन्न विभागों द्वारा या जो भी कर दिए जाते हैं, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता की घोषणा होने के साथ ही सारे पदस्थापन, स्थानांतरण पर प्रतिबंध लग जाता है। और किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण या पदस्थापन अगर आवश्यक होता है, कुछ विशेष परिस्थिति होती है, तो वो चुनाव आयोग के पूर्व अनुमोदन से ही होता है, यानी उसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है और चुनाव आयोग की अनुमति से ही वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सामान्य रूप से आदर्श आचार संहिता की घोषणा होने के बाद में किसी तरह का कोई ट्रांसफर या पदस्थापन या डेपुटेशन नहीं किया जाता। अगला है कि यदि मान लीजिए चुनाव कार्य से संबंधित एक अधिकारी का सरकार द्वारा तबादला कर दिया गया है, आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले और नए पदस्थापन पर प्रभार कार्य ग्रहण नहीं किया है, और क्या कैसा अधिकारी संहिता की घोषणा के बाद नए स्थान पर कार्य ग्रहण कर पा सकता है? तो नहीं। यानी अगर आचार संहिता लागू हो जाती है तो वो कार्य ग्रहण उसने नहीं किया तो फिर वो कार्य ग्रहण नहीं कर पाएगा, यानी जो पहले जहाँ पदस्थापित है वहीं रहेगा। अगर वो वहाँ से रिलीव होकर के ज्वाइन कर लिया है और आचार संहिता से पहले कर लिया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन रिलीव या आदेश आ गया लेकिन वो ज्वाइन नहीं किए तो आचार संहिता लग गई है, तो उसके बाद में वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। अगला है, क्या केंद्र या राज्य का कोई मंत्री चुनाव की अवधि के दौरान किसी आधिकारिक चर्चा के लिए निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के किसी चुनावी संबंधी अधिकारी को बुला सकता है? तो कोई भी मंत्री, चाहे संघ का हो या राज्य का, यानी केंद्र का मंत्री हो या राज्य का, निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के किसी भी चुनाव अधिकारी को कहीं भी किसी भी आधिकारिक चर्चा के लिए नहीं बुला सकता, क्योंकि ये भी चुनाव को प्रभावित करने वाला कारक हो सकता है और इसके लिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। एकमात्र अपवाद तब होगा, यानी कि जब मान लो अपवाद तब होगा जब कोई मंत्री या संबंधित विभाग के प्रभारी के रूप में कोई मुख्यमंत्री या मंत्री है, कानून या व्यवस्था की विफलता है या प्राकृतिक आपदा या ऐसी कोई घटना आ जाती है या किसी ऐसी आपदा आपात स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अधिकारी द्वारा करता है, यानी कुछ विशेष परिस्थिति है तो उसके लिए व्यक्तिगत आवश्यकता हो सकती है, तब वो किसी भी जो भी कर्मचारी या अधिकारी से चर्चा के लिए बुला सकता है। अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में कोई भी मंत्री है वो किसी भी कर्मचारी को नहीं बुला सकता। अगला है कि क्या कोई अधिकारी उस निर्वाचन क्षेत्र के निजी दौरे पर मंत्री से मिल सकता है जहाँ चुनाव हो रहे हैं? तो ये भी प्रतिबंधित है, यानी नहीं मिल सकता। कोई भी अधिकारी है वो निर्वाचन क्षेत्र के निजी दौरे पर मंत्री से मिलता है तो प्रासंगिक सेवा नियमों के तहत कदाचार का दोषी होगा। यानी कोई भी अधिकारी, जैसे जिला लेवल का या ब्लॉक लेवल कोई भी अधिकारी है और चुनाव के दौरान किसी मंत्री से या जो उम्मीदवार से मिलता है तो वो भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। और यदि वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129(1) में उल्लेखित अधिकारी होता है, यानी चुनाव से जुड़ा हुआ जो भी अधिकारी होता है, तो उससे अतिरिक्त रूप से उस धारा के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला और इसके तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी माना जाएगा, यानी उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। अगर वो चुनाव से जुड़ा हुआ कर्मचारी है तो उसके लिए विशेष रूप से बाध्यता होती है कि वो किसी भी मंत्री वगैरह से नहीं मिल सकता। अगला है कि क्या चुनाव के दौरान मंत्री सरकारी वाहन के हकदार हैं? तो मंत्री सरकारी कामकाज के लिए अपने सरकारी आवास से अपने कार्यालय जाने आने के लिए केवल सरकारी वाहन का प्रयोग करने का हकदार है, बशर्ते कि इस तरह के आने जाने की को किसी चुनावी प्रचार या राजनीतिक गतिविधि के साथ नहीं जोड़ा गया हो। यानी कि सिर्फ मंत्री है वो अपने निवास से कार्यालय तक सरकारी वाहन का उपयोग कर सकते हैं चुनाव के दौरान, और उसमें भी किसी तरह का चुनाव का प्रचार नहीं कर सकते, यानी राजनीतिक गतिविधि से वो जुड़ नहीं सकते। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि क्या मंत्री या कोई अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता पायलट कार का उपयोग कर सकता है जिसमें सायरन की बत्ती लगी हो? तो पायलट कार का मतलब जो एस्कॉर्ट वाली कार होती है जिसमें आगे जो भी बत्ती वगैरह हो, तो मंत्री या किसी अन्य राजनीतिक पदाधिकारी को चुनाव अवधि के दौरान पायलट कार या किसी रंग की बत्ती लगाने वाली कार या किसी भी प्रकार के सायरन लगे वाहन का कार का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, भले ही राज्य प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की हो। इस तरह की यात्रा पर उनके साथ जाने के लिए सशस्त्र गार्डों की उपस्थिति की आवश्यकता वाला कवर विशेष यह निषेध लागू है, चाहे वाहन सरकारी स्वामित्व का हो या निजी स्वामित्व का। वो किसी भी तरह की बत्ती या सायरन वगैरह है वो नहीं लगा सकते चुनाव के दौरान। अगला प्रश्न है, मान लीजिए एक राज्य द्वारा मंत्री को एक वाहन प्रदान किया गया है और मंत्री को ऐसे वाहन के रख रखाव के लिए भत्ता दिया जाता है, क्या उसका उपयोग मंत्री के द्वारा चुनाव उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है? तो सीधी सी बात है कि जहाँ राज्य द्वारा वाहन उपलब्ध कराया गया है, राज्य के खर्चे पर उपलब्ध कराया गया है,
या मंत्री को वाहन रखरखाव के लिए भत्ता दिया जाता है, इसका मतलब वो सरकारी वाहन हो गया, और ऐसे वाहन का उपयोग वो चुनाव में उपयोग नहीं कर सकता, प्रचार के लिए काम में नहीं ले सकता। अगर लेता है तो वो भी चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या किसी अन्य समान राष्ट्रीय या राज्य आयोग के सदस्य के दौरे का कोई प्रतिबंध या दौरा है? तो सलाह दी जाती है कि ऐसे आयोगों के सदस्यों को सभी आधिकारिक दौरे तब तक के लिए टाल दिया जाना चाहिए जब तक कि आपात स्थिति नहीं हो, यानी अपरिहार्य कारण हो तब तो बात लगे। बाकी सामान्य रूप से चुनाव के दौरान में इनको भी किसी तरह का यात्रा करने का प्रतिबंध या मना किया गया है। इसके अलावा जब तक कि किसी अभी तिमाही में उत्पन्न होने वाले किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए चुनाव अभ्यास पूरा नहीं हो जाते, नहीं सामान्य रूप से 3 महीने में जो चुनाव की प्रक्रिया वो पूरी हो जाती है, तो उस दौरान इनको भी सलाह दी जाती है कि वो इस तरह का कोई भी दौरा नहीं करे। इसके अलावा क्या कोई मंत्री, अध्यक्ष या मुख्यमंत्री किसी राज्य के राज्य दिवस समारोह में शामिल हो सकता है? तो सीधी सी बात है कि राज्य दिवस के समारोह में तो शामिल हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि वह सरकार पर कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे, नहीं उस अवसर पे सरकार से संबंधित या उसकी नीतियों के संबंधित या राजनीति से संबंधित कोई भाषण नहीं दे। समारोह केवल सरकार को आयोजित किया जाता है, और मुख्यमंत्री, मंत्री, अध्यक्ष की तस्वीर वाला कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। यानी जो भी सरकारी नॉर्मल नीति है वो उसके बारे में बता सकता है, लेकिन किसी पार्टी विशेष से या राजनीतिक चर्चा या भाषण नहीं दे सकता। इसके अलावा उसकी तस्वीर वगैरह या कोई भी विज्ञापन या प्रचार संबंधित कोई भी काम वो नहीं कर सकता। इस तरह से अगला प्रश्न है, क्या राज्यपाल, मुख्यमंत्री या मंत्री विश्वविद्यालय या संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग ले सकते हैं या संबोधित कर सकते हैं? तो राज्यपाल दीक्षांत समारोह में भाग ले सकते हैं और संबोधित भी कर सकते हैं, जबकि मुख्यमंत्री या मंत्रियों को सलाह दी जाती है कि वे दीक्षांत समारोह में भाग न ले और न उससे संबोधित करें, क्योंकि राज्यपाल है वो संवैधानिक संस्था है, वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो वो भाग ले सकते हैं, लेकिन कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री है वो भाग नहीं ले सकते। अगला है कि क्या इफ्तार पार्टी या किसी अन्य इसी तरह की कोई अन्य पार्टी राजनीतिक पदाधिकारी के आवास पर आयोजित की जा सकती है जिसका खर्च राज्य के खजाने से व्यय किया जाए? तो सीधी सी बात है कि चुनाव आदर्श आचार संहिता के संबंध में या उसके दौरान राज्य से जो भी खर्चे से कोई भी काम होता है वो नहीं किया जा सकता। तो इसमें लिखा हुआ है कि हालांकि नहीं, यानी सीधी सी बात है कि राज्य खर्चे से या राज्य के खजाने से अगर कोई व्यय किया जाता है तो वो तो नहीं कर सकता। हालांकि कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षमता और अपने व्यक्तिगत खर्च से ऐसी पार्टी का आयोजन या मेजबानी करने के लिए स्वतंत्र है। अब खुद के खर्चे से करना चाहे तो अलग बात है, बाकी राज्य के खर्चे से या राज्य के खजाने से कोई भी किसी भी तरह की पार्टी चुनाव आदर्श आचार संहिता के दौरान नहीं कर सकता। इसके अलावा क्या सत्ता में पार्टी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उपलब्धियों के संबंध में सरकारी खजाने की कीमत पर विज्ञापन जारी करने पर कोई प्रतिबंध है? तो बिल्कुल प्रतिबंध है, यानी चुनाव की घोषणा होने के बाद में चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, वो सरकार भी अपनी नीतियों से संबंधित जो भी विज्ञापन वगैरह है वो जारी नहीं कर सकती। यानी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी खजाने की कीमत पर पार्टी की उपलब्धियों के बारे में विज्ञापन या चुनाव की अवधि के दौरान आधिकारिक जन मीडिया का जो दुरुपयोग है वो प्रतिबंधित है, और करते हैं तो उनके खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है। वो अपने पार्टी के फंड से या निजी खर्च से विज्ञापन वगैरह जारी कर सकते हैं, लेकिन राज्य के खजाने से नहीं कर सकते। अगला है, क्या सरकारी खजाने की कीमत पर केंद्र और राज्य सरकारों में सत्ता में पार्टी या पार्टियों की उपलब्धियों को दर्शाने वाले होर्डिंग्स या विज्ञापन आदि को जारी रखा जा सकता है? तो नहीं रखा जा सकता। यानी मान लो किसी केंद्र या राज्य में कोई पार्टी है और उसने कुछ नीतियां बनाई है या जो भी योजना घोषित की है, उसके जो भी विज्ञापन या होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए हैं, तो वो भी चुनाव आदर्श आचार संहिता जब भी घोषणा होती है वो सारे विज्ञापन वगैरह होर्डिंग्स वगैरह वो हटा दिए जाते हैं संबंधित अधिकारियों के द्वारा। और इस संबंध में इसमें लिखा हुआ है कि प्रदर्शित किए गए ऐसे होर्डिंग या विज्ञापन संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्काल हटा दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी खजाने की कीमत पर समाचार पत्रों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित अन्य मीडिया में कोई भी विज्ञापन है वो जारी नहीं किया जाना चाहिए। अगर किया जाता है तो वो आदर्श आचार संहिता यानी एमसीसी का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है कि क्या कोई मंत्री या कोई अन्य प्राधिकरण विवेकाधीन नीतियों से अनुदान या भुगतान स्वीकृत कर सकता है? तो नहीं कर सकता। चुनाव की घोषणा के समय मंत्री या अन्य प्राधिकरण विवेकाधीन नीतियों से भी कोई भी अनुदान या भुगतान मंजूर नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए किसी योजना या कार्यक्रम के संबंध में कार्य आदेश जारी किया गया है, यानी उसकी जो भी ऑर्डर है वो जारी किया जा चुका है, तो क्या इसे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद में शुरू किया जा सकता है? तो सीधी सी बात है कि जिस कार्य के लिए निर्वाचन की घोषणा से पूर्व कार्य आदेश जारी किया जा चुका है, यानी वर्क ऑर्डर है वो जारी किया जा चुका है, लेकिन फील्ड में वास्तव में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, वहाँ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा, और वास्तव में अगर कार्य शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है। यानी कि चुनाव की घोषणा के बाद में कोई भी नया कार्य वो शुरू नहीं किया जा सकता। अगर कोई कार्य पहले से शुरू है तो वो कंटिन्यू रह सकता है, जारी रह सकता है। अगला इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है आदर्श आचार संहिता के संबंध में
क्या किसी योजना के लिए सांसद, विधायक या एमएलसी स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत नए सिरे से धनराशि जारी की जा सकती है, यानी नई सैंक्शन जारी की जा सकती है तो नहीं की जा सकती। कोई भी सांसद या विधायक अपने जो भी कोटा होता है, स्थानीय लोकल जो एरिया डेवलपमेंट जो फंड होता है, उसमें से विकास निधि में से किसी तरह का कार्य अगर चुनाव से पहले घोषित कर दिया और कार्य शुरू हो चुका है तब तो बात अलग है। बाकी चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से प्रक्रिया पूरी होने तक नए सिरे से किसी भी तरह की घोषणा है वो या धनराशि जारी नहीं कर सकता। इसके अलावा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वे अधिकारी या कार्मिक जिनकी पत्नियां राजनीति में सक्रिय है, क्या वे ट्यूटर या अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ सकते हैं? मान लो कोई कर्मचारी है और वो कर्मचारी तो चुनाव में भाग नहीं ले सकता जब तक वो नौकरी पे है, लेकिन उसकी पत्नी अगर राजनीति में सक्रिय है तो क्या वो अवकाश ले सकता है? तो नहीं ले सकता। ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के ट्यूटर या अवकाश पर रोक लगेगी और रहेगी और वे निर्वाचन पूर्ण होने तक मुख्यालय नहीं छोड़ सकते, क्योंकि चुनाव की घोषणा होते ही अधिकारियों द्वारा जो भी सक्षम अधिकारी है वो मुख्यावास त्यागने से संबंधित आदेश निकाल देते हैं। जैसे अभी आदर्श संहिता तो शुरू होनी है, लेकिन अभी से जैसे आज 8 तारीख हुई है तो कई जो भी उपखंड अधिकारी है उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि आगामी चुनाव को देखते हुए जो भी कार्मिक है वो मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे या किसी तरह के अवकाश है वो पर नहीं जाएंगे, और अवकाश पर जाते तो सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही जाएंगे। तो ये अगर विशेष रूप से कोई कर्मचारी और जिसकी पत्नी राजनीति में सक्रिय है वो इस तरह की राजनीति में भाग नहीं ले सकते, ना मुख्यालय छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद कोई केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री, सरकारों के मंत्री या अधिकारियों के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है? तो नहीं हो सकती। सिर्फ प्राकृतिक आपदा की कोई विशेष परिस्थिति है तो उसमें वीसी है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी का जो भी प्रतिनिधि होगा उसकी उपस्थिति में हो सकती है। कुल मिलाकर के राजनीतिक पर्पज़ के लिए या चुनावी फायदे के लिए इस तरह की कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं की जा सकती। अगला है कि क्या पूर्ण किए गए कार्य के लिए भुगतान जारी करने पर रोक है? तो संबंधित अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के साथ के अधीन पूर्ण कार्य करने के लिए भुगतान जारी करने पर कोई रोक नहीं है। यानी कोई भी कार्य, संबंधित जो भी कार्य है अगर वो पूरा हो चुका है तो उसके लिए अगर वित्तीय स्वीकृति वगैरह है तो वो उस पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि कार्य पूर्ण हो चुका है। लेकिन कोई भी नया कार्य वो शुरू नहीं हो सकता या नई मंजूरी जारी नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है कि क्या सरकार द्वारा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वित्त पोषित वित्तीय संस्थान किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म आदि को दिए गए अग्रिम ऋण को बट्टे खाते में डाल सकते हैं? तो नहीं डाल सकते। सरकार द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से वित्त पोषित जो भी संस्था है वो किसी भी व्यक्ति, कंपनी या फर्म को दिए गए ऋण को बट्टे खाते में डालने का सहारा नहीं लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी आदर्श आचार संहिता या चुनाव जो MCC यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है कि आदर्श आचार संहिता क्या क्या होती है, किन किन कार्यों पे रोक लगी रहती है या कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। पूरी जानकारी, ये जानकारी सभी जो भी कर्मचारी है उनके लिए और आम नागरिकों के लिए भी आवश्यक है ताकि उनको पता रहे। और इस संबंध में अगर मान लो कहीं भी आप आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन देखते हैं तो चुनाव आयोग की तरफ से एक C-Vigil नाम से एक ऐप जारी किया गया है। उस ऐप को आप डाउनलोड करके उसकी जो भी अगर ऐसी कोई गतिविधि है चुनाव के दौरान जहां आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो आप उस ऐप के माध्यम से, C-Vigil के माध्यम से आप उस पर अपनी शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं और तुरंत उसके संबंध में चुनाव के आयोग द्वारा जो भी है वो कार्रवाई होती है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आदर्श आचार संहिता के संबंध में थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड और जानकारी पर जो भी वीडियो है उसके लिए चैनल पर बने रहें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और लाइक कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।